Assalamu alaikum students. Today we will discuss another organelle of the cell which is nucleus. यानी कि सेल का हम एक और ऑर्गेनल, सेल का एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। देखें, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि सेल का दिमाग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बाइक पर बाजार जाता है तो वो देखें गली से गुजरेगा, सड़क से गुजरेगा और बाजार जाकर मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी करेगा। सब्जी खरीदेगा, फ्रूट खरीदेगा, गोश्त खरीदेगा। तो सारे काम करने के बाद वो घर वापस आ जाएगा। देखिए, वो मुख्तलिफ काम कर रहा था तो ऐसी कौन सी चीज़ उसमें मौजूद थी जो उसको कंट्रोल कर रही थी, यानी कि मुख्तलिफ काम करने में हेल्प कर रही थी। यानी कि उसका ब्रेन काम कर रहा था, उसके दिमाग में ये बातें आ रही थी कि मैंने क्या चीज़ें खरीदनी है। मतलब ये हुआ कि एक इंसान को कंट्रोल उसका दिमाग करता है। इसी तरह सेल का दिमाग न्यूक्लियस होता है। देखिए, एक सेल बहुत सी एक्टिविटीज कर रहा होता है, एक सेल ने बहुत से काम करने होते हैं, तो सेल का दिमाग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो सेल की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि लोकेशन न्यूक्लियस की क्या होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन कौन सी होती है, यानी कि न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में ये सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पर क्यों मौजूद है? उसकी बड़ी वजह यह है कि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, तो इस वैक्यूल ने न्यूक्लियस को पुश किया होता है। इस वजह से ये पेरिफेरल रीजन में मौजूद होता है, यानी कि इस दीवार के करीब मौजूद होता है। मतलब न्यूक्लियस साइड पर मौजूद होता है। बट एनिमल सेल में इट इज प्रेजेंट इन दी सेंटर। और इसी तरह सेल में जो सबसे बड़ी चीज है वो न्यूक्लियस है। गाल्गी बॉडी, रेगोसोम, उनका साइज छोटा होता है, लेकिन न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट पोर्शन है। क्लियर तौर पर इसको देखा जा सकता है, एक तरह का ये सपाट होता है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप गौर करते हैं कि किस तरह ये डबल मेम्ब्रेनस है, किस तरह इसकी दो लेयर होती है। देखिए, इसकी जो फर्स्ट लेयर है, जो अंदरूनी लेयर है, वो एक हार्ट की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इसी तरह इनर मेम्ब्रेन के बाद आपको रेड लेयर एक और नजर आ रही है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन मिलकर मजमूई तौर पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। क्योंकि ये न्यूक्लियस की दीवार है तो इस वजह से इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। तो इसको न्यूक्लियर एनवेलप क्यों कहते हैं? एनवेलप वो चीज होती है जो एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बनी हो, यानी कि दो लेयर से मिलकर बनी हो, तीन लेयर से मिलकर बनी हो, तो उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। यानी कि एक थिक वॉल होती है, एक मोटी दीवार होती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। तो न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेनस हुआ, यानी कि दो लेयर से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर एनवेलप हैव पोर्स। वो कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, तो यहाँ पर आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर, ये फैले हुए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो हमने इनको जस्ट पोर क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो इस वजह से इनको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। अब न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं, सुराख मौजूद हैं, तो इसका ये मतलब हुआ न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो परमिएबल होती है, यानी कि उसमें से चीजें गुजर सकती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज सेमी परमिएबल, यानी कि सेमी का मतलब ये होता है कि हाफ, यानी कि कुछ चीजों को तो अपने अंदर से गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे, उसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। यानी कि उन पोर्स में से, उन सुराखों में से सारा मटेरियल नहीं गुजर सकता, कुछ मखसूस चीजों को गुजरने दिया जाता है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सारा इन पोर्स के जरिए नहीं निकलेगा, मखसूस चीजें इन पोर्स के जरिए बह आएंगी। इस वजह से हम इस न्यूक्लियर एनवेलप को कह रहे हैं दिस इज सेमी परमिएबल, कि कुछ चीजों को गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे। अगर ये मुकम्मल तौर पर परमिएबल होती तो अंदर वाला ये सारा फ्लूइड, अंदर वाला सारा मटेरियल बाहर निकल आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, सारा कुछ बाहर नहीं आता, सेलेक्टिव चीजों को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोलस। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, और किसी न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होता है, किसी में दो होते हैं, तो ये डार्क सपाट होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा गौर करते हैं कि न्यूक्लियोलस कहाँ पर मौजूद है। देखिए, सेंटर में आपको ग्रीन शेप में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ऐसे समझ लें, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस मौजूद है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको ये भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस।
और इसी तरह ये न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई दीवार, कोई लेयर, कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इन न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है जो राइबोसोम बनाता है, यानी कि इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है जो क्या करता है, वो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है। अब देखिए सेल के अंदर जो सबसे पहले राइबोसोम बनते हैं तो वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, यानी कि इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम की सबसे पहले तैयारी न्यूक्लियोलस में होती है। तो यहाँ पर राइबोसोम बनने के बाद इस न्यूक्लियर एनवेलप में जो सुराख मौजूद है तो इन पोर्स के जरिए उन राइबोसोम को बाहर भेज दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखिए ये बाहर वाली तो सारी न्यूक्लियर एनवेलप है, तो इसके अंदर आपको एक ग्रेन्युलर फ्लूइड नजर आ रहा है, छोटे छोटे दानों की तरह आपको एक मटेरियल, एक फ्लूइड नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म ग्रेन्युलर फ्लूइड, यानी कि ये एक तरह ग्रेन्यूल टाइप फ्लूइड होता है जिसमें क्रोमैटिन भी मौजूद होते हैं जो बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमैटिन एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए जब इंटरफेज होता है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो उस टाइम जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमैटिन कहते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम जो है वो किस टाइम विजिबल होते हैं, सेल जब डिवाइड हो रहा हो। तो आइए इस बात को हम स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। देखिए वो कह रहा है जो न्यूक्लियोप्लाज्म है तो उसके अंदर आपको एक जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन एक तरह का गुच्छा होता है, क्लस्टर की फॉर्म में होता है। ऐसे समझ लें ये सेल के अंदर जिस तरह लड़कियों के बाल नहीं होते उनका गुच्छा होता है, तो उस तरह का जो मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्रोमैटिन। देखिए जब सेल डिवाइड ना हो रहा हो, जब सेल रेस्ट की हालत में हो तो उस वक्त जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमैटिन कहते हैं और उस टाइम ये इस शेप में मौजूद होता है, क्लस्टर की शक्ल में। इसी तरह जब सेल डिवाइड हो रहा हो तो ये क्लस्टर चेंज हो जाता है एक और स्ट्रक्चर में, यानी कि जब सेल तकसीम होना शुरू करेगा, जब सेल डिवाइड होना शुरू करेगा तो फिर ये क्रोमैटिन मटेरियल एक और स्ट्रक्चर में आ जाएगा जिसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। अब हम देखेंगे जी जो क्रोमोसोम है उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन। मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जिस तरह आप ये बैक्टीरिया सेल देख रहे हैं जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, तो इसके अंदर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर कोई नजर नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। बट प्रोकैरियोटिक सेल हैव क्रोमोसोम, उसमें सिंगल आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली डीएनए। मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका क्रोमोसोम ओनली डीएनए का बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम था वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना था।